हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमपी क्लासेस। आज हम एसी सर्किट स्टडी करने वाले हैं। एसी सर्किट में सबसे पहले हम जैसा कि जानते हैं कि जो लोड होते हैं हमारे एसी सर्किट्स में, पहले मैं आपको यहाँ पे हेडिंग बता देता हूँ कि क्या हम आज पढ़ने वाले हैं। एसी सर्किट containing pure resistance, that means R। एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस। देखिए एसी सर्किट क्या होता है, जिसमें हम ऐसा कोई भी सर्किट जिसमें एसी अप्लाई है, दैट इज कॉल्ड एसी सर्किट। यहाँ पे आर हो सकता है, एल हो सकता है, सी हो सकता है, या एनी कॉम्बिनेशन। तो ऐसे सर्किट जिसमें हम एसी सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज एसी सर्किट। तो यहाँ पे हम जो केस स्टडी कर रहे हैं, दैट इज व्हाट एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस आर। इट मीन जो सर्किट है उसमें हमारे पास एज अ लोड सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा लोड सेक्शन पे, और इनपुट हमारा अल्टरनेटिंग करंट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा। सर्किट डायग्राम सर्किट डायग्राम में हम देखते हैं, दिस इज द रेजिस्टेंस आर and it is connected through or across alternating voltage represented as Vs। ये हो गया R, और इस सर्किट से जो करंट फ्लो होगा उसको हमने मान लिया स्मॉल आई। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसी सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस का सर्किट डायग्राम ये होगा। अब जैसा हमें पता है कि ये जो सर्किट है इसमें हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया है, और ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन स्मॉल वी एस इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी देते हैं। दिस इक्वेशन वन is called instantaneous voltage instantaneous voltage. So this is the equation one, and when you applied, जब आपने एसी वोल्टेज पे अप्लाई कर दिया है उस समय सर्किट में जो करंट आई फ्लो होगा, स्मॉल आई करंट, दैट विल बी रिटन एज वी एस बाई आर। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, और इस वी एस को हम लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन से वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। यदि इस एक्सप्रेशन को हम फिर से दोबारा लिखें तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं वी एम बाई आर। ये दोनों कांस्टेंट पार्ट है। वी एम इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, तो मैक्सिमम वोल्टेज इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड जो हमने रेजिस्टेंस आर यहाँ पे लगाया है वो भी हमारा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू को अपन बाहर रख ले और साइन ओमेगा टी को अपन ऐसे लिख लें। जब हमने इसको इस तरह लिख लिया एक्सप्रेशन को, तो इस एक्सप्रेशन को यदि आप कंपेयर करेंगे, है ना, कंपेयर दिस एक्सप्रेशन विथ आई एम साइन ओमेगा टी, this is the another expression 2. So let us see, this is expression 2 and this is expression 3, है ना। now compare करें, compare equation 1, not equation 1, equation 2 and 3। तो हम क्या पाएंगे कि जो आई एम की वैल्यू है दैट इज वी एम बाई आर, राइट। और ये रिलेशन हमको मिलेगा। ये रिलेशन कैसे मिलेगा, देखिए जैसे हमने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखा है, इसी तरह मैं इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो वो इस तरह लिखूंगा। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट की। यदि इंस्टेंटेनियस
वोल्टेज और करंट का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो इसको अपन कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसका जो कोफिशिएंट है साइन ओमेगा टी का कोफिशिएंट बेसिकली क्या है, Im है। साइन ओमेगा का कोफिशिएंट किसके बराबर है, Im के बराबर है। सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ साइन ओमेगा टी एंड हियर द कोफिशिएंट ऑफ साइन ओमेगा टी, दैट इज इक्वल टू Im equal to Vm by R. So this can be written as, so the final expression equation 2 can be written once again, Im sin ओमेगा टी, और इस इक्वेशन को हमने फिर से लिख लिया। अब हम क्या देख रहे हैं, जो एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 है, इट मीन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट voltage and current, voltage and current both are in same phase, both are in same phase, दोनों सेम फेज में है। ये कहने का क्या मतलब है, दोनों यदि सेम केस में है तो से फॉर एग्जांपल ये मैंने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया, और इस रेफरेंस पॉइंट से मैंने माना कि दिस इज द वोल्टेज, ये वोल्टेज का फेजर हो गया, तो इसी के डायरेक्शन में हमारा करंट भी एग्जिस्ट करेगा, इसका करंट भी एग्जिस्ट करेगा। क्यों, देखिए इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, तो साइन ओमेगा टी, तो साइन का जो एंगल पार्ट है उसमें दोनों एक साथ इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो जैसे हमने बताया कि साइन वेव क्या होता है, साइन वेव इस तरह इंक्रीज और इस तरह कंप्लीट होता है, तो 0 से लेकर 2 पाई तक ये चलता है। तो दोनों, यदि मैं वोल्टेज के लिए एक्सप्रेशन लिखूंगा, इक्वेशन वेवफॉर्म बनाऊंगा तो भी यही बनेगी, और करंट के लिए वेवफॉर्म बनाऊंगा तो करंट के लिए भी वेवफॉर्म यही बनेगी इस तरह से, राइट। तो इसमें मैं क्या देख रहा हूँ, तो इस वेवफॉर्म में कि वोल्टेज और करंट एक साथ बढ़ रहे हैं और एक साथ घट रहे हैं, इसीलिए ऐसी सारी वेवफॉर्म जिसमें वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ बढ़ते और एक साथ घटते हैं, इस तरह की वेवफॉर्म को हम सेम इन फेज कहते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम बोल सकते हैं कि दिस बोथ आर इन द सेम फेज। तो ये जो मैंने बनाया है, दिस इज बेसिकली द फेजर डायग्राम, है ना। ये जो मैंने अभी बनाया है, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, दिस मीन दिस इज द फेजर डायग्राम। ओके, सो दिस इज द रिलेशन वी हैव फाइंड हियर, दैट क्या क्या रिलेशन हमने फाइंड किया, हमने फाइंड किया कि वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें बताती है कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम केस में रहते हैं, और ये कब कब संभव है, जब हमारा एसी सर्किट में सिर्फ अप्लाइड वोल्टेज लगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी लगा हो, और लोड के तौर पे सिर्फ हमारे पास रेजिस्टेंस लगा हो। तो इस तरह के सर्किट के केस में वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है, यदि हम बोलेंगे द फेज डिफरेंस इज 0 डिग्री, है ना, फेज डिफरेंस इज 0 डिग्री। So this is the relation here for the voltage and current in a single in AC circuit containing pure resistance. अब यदि ये एक्सप्रेशन हमने देख लिया, ये रिलेशन हमने देख लिया, अब इस सर्किट में यदि हम पावर कैलकुलेट करना है हमें फॉर एग्जांपल के लिए, तो पावर कैलकुलेट के लिए हमें पावर हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक और न्यू स्लाइड पर आकर, ठीक है। सो और यू कैन क्लियर द कंप्लीट ड्राइंग हियर, और अब हम देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो लेट अस कम टू द इंस्टेंटेनियस पावर। इस पावर को हम इंस्टेंटेनियस पावर बोलेंगे अभी, इंस्टेंटेनियस पावर। इस सर्किट की पावर कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि पावर इक्वल टू हम लिखते हैं आई, हाँ, V इंटू आई। ओके, तो जो V है बेसिकली हमारा, दिस इज द Vs एंड दिस इज Is। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट, चूंकि पावर हमने इंस्टेंटेनियस लिखी है तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट का डिफरेंशियल प्रोडक्ट ही हम लेंगे,
तो यहाँ पे वी एस को लिख सकते हैं हम वी एम साइन ओमेगा टी, एंड आई को लिख सकते हैं हम आई एम साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे दोनों कांस्टेंट पैरामीटर्स को अपन बाहर लिख ले, वी एम आई एम को, और साइन ओमेगा टी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी है तो दैट इज वी एम आई एम, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ये कैसे होगा, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ये रिलेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है साइन स्क्वायर ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी। एक मिनट में से ठीक से लिख दो, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले के कारण अपने पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो, वी एम आई एम को आप इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वी एम आई एम बाई 2 माइनस वी एम आई एम कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, आप इस तरह लिख सकते हैं। अब आप देखिए जो हमने इनपुट लगाया था, आई ले लीजिए या वी ले लीजिए, तो हमने वी एम आई एम साइन ओमेगा टी ये दोनों एक्सप्रेशन लिखे, और ओमेगा टी इज द एंगल, या फिर हम कह सकते हैं कि ओमेगा जो है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, ओमेगा को हम क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास यदि सिंगल फेज सप्लाई है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास 50 हर्ट्ज है। अब यहाँ पे हमने जो इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करी उसमें देखिए इतना पार्ट तो हमारा कांस्टेंट और फिक्स है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है हमारा, इसमें जो कॉस का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स है, सो दिस इज सी हियर, दिस इज साइन cos 2 ओमेगा टी। इट मीन यदि सिंगल फेज 50 हर्ट्ज की सप्लाई यदि कुछ इस तरह बनती है ना, 50 हर्ट्ज की सप्लाई, तो ये जो कॉस में जब जो 2 का मल्टीप्लीकेशन हुआ उसके अकॉर्डिंग हमारी ये जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। सो ट्वाइस मीन्स व्हाट, इतने में ही एक साइकिल कंप्लीट होना और फिर इतने ही पार्ट में दूसरा साइकिल कंप्लीट होना। तो इसको कहते हैं दिस इज 2 ओमेगा टी एंड दिस इज व्हाट ओमेगा टी। तो हम देख रहे हैं कि हमारे लिए दिस फ्रीक्वेंसी, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस, सो दैट वी कैन निग्लेक्ट दिस पार्ट, है ना। इसको हमको कैलकुलेशन में निग्लेक्ट करना है, एक्चुअल में निग्लेक्ट नहीं होगा, ये किसी एक पर्टिकुलर हम फिल्टर लगा देंगे, एलसी फिल्टर, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये इस उस और हम इसको फिल्टर आउट कर देंगे, तो इस पार्ट को हम इस यहाँ पर कैलकुलेशन में निग्लेक्ट करेंगे। यदि हम इसको कैलकुलेशन में निग्लेक्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं वी एम आई एम बाई 2 ओनली, और ये एक्सप्रेशन हम फिर से इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू वी एम बाई √2 इंटू आई एम बाई √2। इस तरह इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है। और यदि हम देखेंगे वी एम बाई √2 तो आप पाएंगे कि आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट का फार्मूला यही होता है। सो वी कैन राइट द पावर इन द सर्किट इज VRMS into IRMS. This power can be written with the capital voltage and capital I, capital V and capital I in the watt. और इसमें ये भी ध्यान रखना है कैपिटल V और कैपिटल I से हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यदि किसी क्वेश्चन में या डेफिनेशंस में मेंशन नहीं है और लिखने के तरीके में यदि कैपिटल V और कैपिटल I यूज किया गया है, सो दिस रिप्रेजेंट इज RMS वैल्यू ओनली, है ना। या फिर ठीक है, यदि ये मेंशन नहीं है और इस कैपिटल V और स्मॉल v लिखा है तो ये वैल्यू जो होगी वो RMS वैल्यू होगी, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं पावर इक्वल टू VRMS IRMS या फिर V and I. So this is the power in the AC circuit containing pure resistance, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको पूरा कैलकुलेशन देख लिया है, राइट। तो उम्मीद है कि आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया है तो आप अपनी क्वेरी करें, कमेंट बॉक्स में मुझसे अपना डाउट पूछ लीजिए, है ना। और यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक द शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच लिसनिंग दिस लेक्चर।